प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का भाग 4 यानी कि पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 3 पार्ट का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगर वो तीनों पार्ट आप लोग देखे होंगे तो उससे ये पता चल गया होगा कि हम जो है एकदम डीपली यानी कि जीरो लेवल से लेकर के विस्तार से पूरा पढ़ाया जा रहा है। तो अगर पीछे का वीडियो देखे हैं तो ये वाला जो है डेरिवेशन है, अब की बार ये वाला आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दर्पण सूत्र। ये फेमस दर्पण सूत्र है जो कक्षा 10 में भी है। उसी का डेरिवेशन आज हम करेंगे क्लास 12वीं में। तो देखिए लिखा है, गोलीय अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B का निगमन कीजिए। ये और 3-4 प्रकार का ये प्रश्न रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा तब भी यही होगा। देखिए ऐसे लिखा है कि U, ये वाला U, B तथा F में संबंध स्थापित कीजिए, तब भी यही करना रहेगा। और अगर ऐसे आ जाए कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब में संबंध स्थापित कीजिए, तब भी यही करना रहेगा। तो ये समझ लेते हैं पहले ये तीनों है क्या इसमें। एफ स्मॉल एफ माने होता है फोकस दूरी, यू माने होता है वस्तु की दूरी, और बी माने होता है प्रतिबिंब की दूरी। और ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। और चिन्ह बताए थे कि कब चिन्ह धन लिया जाता है और कब चिन्ह ऋण लिया जाता है। तो अभी फिर बताएंगे एक बार और। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक फिगर है, पहले उस फिगर को बना देते हैं। देखिए इसमें अवतल दर्पण है। गोलीय अवतल दर्पण के लिए अवतल और उत्तल दोनों के लिए सूत्र का डेरिवेशन है। तो हम आज अवतल वाला अध्ययन करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, अगले वीडियो में उत्तल वाला करेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए पहले हम इसका चित्र बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये अवतल दर्पण होता है, मालूम ही होगा। इधर से जिसमें कलई उभरे हुए तल पर होता है वो अवतल दर्पण होता है। और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये मुख्य अक्ष रेखा है जो सी और पी से होकर के जाती है। ये सी मान लेते हैं। अब देखिए इसका ये मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे, कोई वस्तु रखेंगे तब तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम ए बी दे देते हैं। देखिए जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाएगा तब दर्पण क्या करेगा कि उसका प्रतिबिंब बनाएगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा और कैसा बनाएगा, ये सब आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो 10 का वीडियो देख लीजिए, उसमें विस्तार से डिटेल में बताया गया है कि प्रतिबिंब की जो 6 स्थितियां हैं वो कब कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो देखिए इसमें ये दर्पण के सामने एक वस्तु रख दिए। जब भी दर्पण के सामने वस्तु रखा जाएगा तो दर्पण क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब बनाएगा। वो जो प्रतिबिंब है वो बनता कैसे है, किन नियमों पर आधारित है, इसके लिए बताए थे एक हेडिंग कि दर्पण से संबंधित किरण आरेख। यानी कि दर्पण जो है उसके सामने जब वस्तु रखा जाएगा तब वो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। तो देखिए इसको कैसे बताए थे। देखिए जो वस्तु रखी रहेगी वहाँ से एक ही किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। जो वस्तु रखी रहेगी वहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दे किरण। समांतर माने ये मुख्य अक्ष है, इसे समान अंतर है यानी कि दूरी समान रहे, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए। अब इसको बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, एफ से होकर के जाएंगे। एफ बना देते हैं यहाँ पर। एफ माने फोकस, मुख्य फोकस। तो ये एफ से होकर के चली गई ये। और एक किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगी यानी कि सी से। तो ये जो सी से गुजारेंगे ये जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण और ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कहाँ मिली हैं, यहीं बनी हैं, तो यहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन गया।
ये उल्टा बना है तो बी यहाँ है और ये ए नीचे चला आया है तो बी डैश और ए डैश। अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा माना जाता है, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर है तो सीधा माना जाता है। तो ये प्रतिबिंब बन गया। जब ये प्रतिबिंब बन जाएगा तो 3-4 चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है। प्रतिबिंब की प्रकृति का ये मतलब होता है कि प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। तो अगर डाट डाट से बना रहेगा तो आभासी रहेगा, अगर वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक रहेगा। तो इसमें कैसे है, इसमें वास्तव में मिला है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। ये प्रतिबिंब का प्रकृति होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब रहेगा कि प्रतिबिंब दर्पण से आगे बना है कि पीछे बना है, या कहाँ बना है, मतलब एफ पर बना है, सी पर बना है, सी और एफ के बीच में बना है। ये सब आप 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको स्पीड में जल्दी से बता रहे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लेना उसको। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार का मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो ये छोटा है। और प्रतिबिंब का विन्यास, प्रतिबिंब का विन्यास का मतलब प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। 4 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो 4 चीज़ें हमेशा उत्पन्न होंगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक है, उल्टा है, दर्पण से आगे है और वस्तु से छोटा है। ये 4 चीज़ें वास्तविक, प्रकृति इसकी वास्तविक है, विन्यास, विन्यास माने उल्टा या सीधा, विन्यास इसका उल्टा है, स्थिति माने आगे या पीछे, स्थिति इसके दर्पण से आगे है, और उसके बाद आकार, आकार माने वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से ये छोटा है। तो इस प्रकार से ये चित्र बन गया। तो ये प्रतिबिंब है। तो ये जो प्रतिबिंब है इनकी दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए अक्षर बना है, वही प्रश्न में लिखा है। यहाँ देखिए एफ, एफ माने फोकस दूरी, और यू, यू माने वस्तु की दूरी, बी, बी माने प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए ये एफ है, एफ माने फोकस दूरी, तो एफ यह दूरी एफ होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एफ कहलाती है। और यहाँ पर प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब को बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को, और सभी दूरियाँ पी से नापी जाएंगी। तो ये हो गया बी। उसके बाद में सी, सी से लेकर के पी की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। तो यहाँ आर मान लिए। और ये वस्तु रखा है, वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझ लेना कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तब समझ में आएगा आगे। तो यही चित्र है। अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो चित्र ये अच्छा बढ़िया से बनाए हैं, इसमें देखेंगे तो समझाने के लिए उसमें बताए थे। तो देखिए अब इसमें लिखना क्या है। देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है ए डैश बी डैश सी। एक बार इन दोनों त्रिभुज को लेना है, यानी कि ए बी सी को और ए डैश बी डैश सी को। उसके बाद इधर से भी 2 त्रिभुज है, यानी कि एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ। तो इन दोनों को लेना है, इसको समरूप दिखाना है। समरूप जब दिखाएंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या करेंगे, हम इसी त्रिभुज को लेंगे और इसको समरूप दिखाएंगे। तो त्रिभुज किसमें रहेगा, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। अब समरूप कैसे दिखाते हैं इसको देख लेते हैं। अगर कोई 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लेते हैं और ये एक त्रिभुज मान लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। अगर किन्हीं 2 त्रिभुज को समरूप दिखाना है, समरूप माने रूप समान होगा, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखाई एक ही तरीके से पड़ेगा। तो समरूप दिखाया कैसे जाता है, किसी भी त्रिभुज को अगर समरूप दिखाना है तो उसमें 2 कोण चाहे 2 भुजा बराबर दिखा देंगे तो समरूप माना जाएगा। और अगर कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर होने का ये मतलब है कि लंब का बटा लंब होगा, आधार का बटा आधार होगा, कर्ण का बटा कर्ण होगा। देखिए अगर इन दोनों को समरूप दिखा पाए, या अगर ये दोनों समरूप है तो इस प्रकार से होगा, इसका लंब ए बी है, बटा होगा दूसरे का लंब
पी क्यू है। उसके बाद इसका आधार बी सी है बटा इसका आधार क्यू आर है। उसके बाद इसका कर्ण ए सी है बटा इसका कर्ण पी क्यू है। इस प्रकार से होता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तब। तो ऐसे करना है, इसे समरूप दिखाना है। उसके बाद हम भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। तो समरूप के लिए दो कोण बराबर करना पड़ेगा ना। तो देखिए एक कोण यहाँ ये 90 बन रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए यहाँ भी 90 बन रहा है। तो इसको लिख देंगे कि ये 90 है। तो क्या क्या नाम है इसका, कोण ए बी सी। ये ए बी सी जहाँ कोण बन रहा है उसको बीच में रखना है। कोण ए बी सी बराबर कोण कितना है ए डैश बी डैश सी। जहाँ कोण बन रहा है उसको बीच में रखना है, ए डैश बी डैश सी। ये क्या है, ये समकोण है इसीलिए बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं समकोण है, समकोण है। उसके बाद एक हो गया, एक देखिए और इसमें बराबर है। ये देखिए इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं तब एक कोण बनता है यहाँ पर। ये जो कोण बनता है इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये हमेशा बराबर होता है। चाहे जब दो किरणें अगर एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ऐसे इसमें भी है, देखिए यहाँ से ये सी और ये बी वाला यानी कि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको लिख देंगे बराबर है। तो क्या नाम है इसका, कोण। अब कि सी के पास कोण है ना तो सी को बीच में रखना है। कोण ए सी बी बराबर कोण इसमें कितना है ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। ये शीर्षाभिमुख है, यहाँ लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद में अब दो कोण बराबर हो गया तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज समरूप है। कौन कौन जो लिए थे वो, अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। और जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये बराबर कर देते हैं, देखिएगा इसे चित्र से देखिए। इस ए बी सी का लंब ए बी है, इसका लंब ए डैश बी डैश है। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश। उसके बाद में आधार इसका बी सी है और इसका आधार बी डैश सी है। तो आधार बी सी बटा बी डैश सी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये दूसरा वाला। तो इसमें क्या नाम है एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। इसी प्रकार इसको भी समरूप दिखा देना है। तो देखिए यहाँ पर 90, ये 90 और यहाँ पर भी 90। सेम ऐसे इसमें भी है, ये दोनों 90 और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देना है, इसको लिख देते हैं जल्दी से। इसका क्या नाम है एम एन एफ कोण एम एन एफ बराबर कोण कितना है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। उसके बाद में शीर्षाभिमुख वाले कितना है एम एफ एन कोण एम एफ एन बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ये एम एफ एन और ए डैश एफ बी डैश। तो इसमें भी दो कोण बराबर हो गए। तो अतः लिख देंगे ये भी, अतः त्रिभुज एम एन एफ तथा दिखाई नहीं पड़ रहा है, अतः त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज कौन लिए थे दूसरा ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है समरूप है, समरूप है।
ठीक, तो समरूप है तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसका कर्ण क्या है आपकी, तो इसमें जो है एम एन बटा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ये एम एन इसका लंब है और इसका लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार कितना है, एफ एन। तो ये एफ एन बटा कितना हो जाएगा, एफ एन बटा कितना हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। ये देखिए इसका आधार एफ एन है, इसका बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। तो अब चित्र में थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई है एम एन। तो जब ये पहले से समांतर था और इसके समांतर ही खींचा गया, देखिए ये समांतर होने का ये मतलब है कि इसके बीच की दूरी समान है। तो इतना बड़ा ए बी होगा उतने बड़ा तो एम एन होगा। तो यहाँ देखिए ए बी आया है, एम एन आया है, तो एम एन की जगह पर कितना रख देंगे हम, ए बी रख देंगे। एम एन की जगह पर कितना रख देंगे, ए बी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जो पहला समीकरण है उसमें ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इसमें एम एन बटा ए डैश बी डैश हो गया है। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश की जगह पर ये एम एन की जगह पर रख देते हैं हम ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ये एफ एन बटा बी डैश एफ। अच्छा कि अगर इसमें देखिए 3 तो बताए थे हम, तीनों भुजाओं का अनुपात 1 2 3, लेकिन इसमें तीनों नहीं लिया गया है, ये वाला नहीं लिया है कर्ण वाला। ये कर्ण वाला इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये कोई दूरी नहीं है, ये सब दूरियां हैं। अभी देखना ये जो दूरी है फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वक्रता केंद्र है और ये वस्तु की दूरी है, लेकिन ये तिरछी कोई दूरी नहीं है, इसीलिए उसको नहीं लिया गया है। तो अब देखिए इसको, अब यहाँ चित्र में सबका नाम लिख देते हैं कि कौन सी दूरी क्या है। तो ये F से लेकर के P तक की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं, यहाँ F लिख देते हैं। और ये B यानी कि A डैश B डैश से लेकर के P की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी B कहते हैं, तो यहाँ B लिख देते हैं। और ये क्या है, C वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, तो यहाँ कैपिटल R लिख देते हैं। उसके बाद ये वस्तु की दूरी है U, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, तो U इसे U लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ए बी दूरी है ए से लेकर के, सॉरी अभी थोड़ा सा और इसमें लिखना है। देखिए समीकरण नंबर इसे क्या मानेंगे, 2 मानते हैं। अब इसमें लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से का क्या मतलब है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश। देखिए इन दोनों में ये बराबर है। अगर किसी समीकरण में ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भी बराबर होते हैं। या तो ऐसे समझिए या तो वैसे समझिए कि ए बी का मान ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान कितना है, बी सी बटे बी डैश सी। तो ये भी तो यही है, तो इसका वाला यानी कि ये वाला मान बी डैश बी सी बटे बी डैश सी है, तो इसकी जगह पर कितना रख देंगे हम, बी सी बटा बी डैश सी। या ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझो कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ एन बटा बी डैश एफ, एफ एन बटा बी डैश एफ, यही तो होगा ये। अब देखिए चित्र में इसमें से तो सभी दूरियां हैं लेकिन एक दूरी नहीं है, ये एफ एन जो है, ये एफ एन कोई दूरी नहीं है। एफ पी होता तब दूरी होता है ना, बी पी है, सी पी है, बी पी है, ये सब दूरियां हाँ यहाँ लिखा है नीचे ना, लेकिन ये जो एफ एन आ गया है ये कोई दूरी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं हम कोष्टक में, यदि दर्पण का द्वारक, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं क्या है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो
एन पी के समीप होता इस अवस्था या स्थिति में इस अवस्था में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एन बराबर एफ पी। एफ एन बराबर एफ पी। देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ये वाली दूरी दर्पण का द्वारक, मतलब m से लेकर के m1 से लेकर के m2 की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता, यानी कि मान लेते यहीं तक होता, ये यहाँ तक होता और यहाँ तक होता। जब यहाँ तक होता तो ये वस्तु और छोटी रखते, जब ये और छोटी रखते तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण यहाँ से आती, तो जो यहाँ से ऐसे लंब तो खींचते, ऐसे खींचते, ये जैसे यहाँ तक आया तो यहाँ से खींचे हैं, अगर यहाँ तक आता तो यहाँ से खींचते, तो जब यहाँ से खींचते तो क्या होता, एन पी के समीप होता। और अगर दर्पण का द्वारक और छोटा होता तो एन जो है पी के और समीप होता। तो यही लिखे हैं कि अगर दर्पण का द्वारक ये छोटा होता तो एन पी के समीप होता। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर एफ पी। एफ एन बराबर एफ पी, यानी कि जहाँ एफ एन है वहाँ एफ पी रख देंगे। जब एफ पी रख देंगे तो उसका मान एफ है, एफ रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बटा बी डैश सी बराबर एफ एन का मान कितना हो गया, एफ पी, और यहाँ पर बी डैश एफ। अब क्या करना है, देखिए इसको, अब हमें मान सबसे चित्र से देख करके रखना है। देखिए यहाँ पर बी सी तो पहला है, बी सी, क्या चित्र में बी सी का मान मालूम है, बी सी नहीं मालूम है, लेकिन हमें इसको इस प्रकार से तोड़ देना है कि जिससे हमें मान मिल जाए बी सी को। देखिए बी सी को कितना लिख सकते हैं हम, बी सी को लिख सकते हैं बी पी, पूरा बी पी है। अगर बी पी में से सी पी निकाल दें, अगर बी पी में से सी पी निकाल दें तो कितना बचेगा, बी सी, यानी कि बी सी की जगह पर लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। तो यहाँ लिख देते हैं बी पी माइनस सी पी, ये लिख दिए। ऐसे बी डैश सी, देखिए नीचे की बी डैश सी है ना, ये बी डैश सी है। क्या बी डैश सी कोई दूरी है यहाँ, नहीं है ना। बी से लेकर पी तक है, सी से लेकर के पी तक भी है, लेकिन बी डैश सी तक कोई दूरी नहीं है। तो इसको बी से तोड़ देंगे। देखिए इसको लिखेंगे सी पी माइनस बी डैश पी। अगर सी पी में से बी डैश पी घटा देते हैं तो ये बी डैश सी बचा रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे सी पी माइनस बी डैश पी, सी पी माइनस बी डैश पी, बी डैश पी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एफ पी लिखा है, एफ की क्या एफ पी इसमें दिया है मान, एफ पी दिया है एफ, तो इसको नहीं तोड़ना है, इसको ऐसे रख देते हैं, एफ पी को ऐसे कर देते हैं। उसके बाद में अब कौन बचा है, बी डैश एफ। देखिए बी डैश एफ कहाँ है, ये बी डैश एफ, ये मान है कोई नहीं दिया है तो इसको तोड़ लेंगे। बी डैश पी माइनस एफ पी, ये पूरा बी डैश पी, उसमें से एफ पी घटाएंगे तो बी डैश एफ बचा रहेगा। तो हो जाएगा बी डैश पी माइनस एफ पी। अब सबका मान यहाँ से दे करके चित्र में रख देना है। यहाँ बी पी है, बी पी का मान कितना है, 20 से लेकर के पी तक का मान यू है, और दूरियां चिन्ह सहित रखना है। देखिए दर्पण से सब आगे है, आगे की सभी दूरियां धनात्मक, पीछे की सभी दूरियां ऋणात्मक, आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और पीछे की सभी दूरियां धनात्मक, यानी कि इसमें सब आगे है तो सब क्या होगा, ऋण में होगा, यानी कि सबका मान माइनस में रखना है। तो बी पी का मान कितना है, बी पी का जो मान है, बी पी का मान जो है माइनस यू रख देंगे यहाँ पर, माइनस यू, और ये पहले से यू है। सी पी का मान कितना है, सी से लेकर के पी तक सी पी का मान माइनस आर है, तो यहाँ कोष्टक में रखेंगे क्योंकि 2 माइनस है, बटा सी पी का मान फिर से वही माइनस आर रहेगा। और ये बी डैश पी का मान, ये बी डैश पी का मान जो है प्रतिबिंब की दूरी है माइनस बी, कोष्टक में माइनस बी। उसके बाद में अब किसका, एफ पी का मान, एफ पी कितना है, एफ है, माइनस में रहेगा सब, माइनस एफ। उसके बाद बी डैश पी का मान, बी डैश पी का मान माइनस बी,
और ये पहले से माइनस एफ पी का मान, पी मानी फोकस दूरी, ये माइनस एफ कोष्टक में। अब हमें ये जो है कोष्टक हटा लेना है और आर का मान रख देना है। देखिए सूत्र में जो हमें प्रूफ करना है वो 1/f 1/b और 1/u लाना है, यानी कि हमें उसमें आर नहीं लाना है कहीं। देखिए इसमें आर है, आर नहीं है ना, तो हमें आर को ख़त्म कर देना है। तो एक तो सूत्र होता है एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि एफ बराबर r/2 होता है तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, r बराबर 2f, यानी कि जहाँ जहाँ r है वहाँ 2f रख देना है। तो ये माइनस यू और ये माइनस माइनस प्लस, और r की जगह पर 2f, यहाँ भी -2f और ये माइनस माइनस प्लस b। उसके बाद में ये माइनस से ऐसे रहेगा, यहाँ भी नहीं रखना है, -b और ये माइनस माइनस प्लस f। अब क्या करना है, तिरछा गुणा कर देना है, इसका इधर और इसका इधर। तो पहले सटा करके रख देते हैं, गुणा अगली लाइन में करेंगे। ये जो इसका गुणा है -u प्लस 2f का गुणा किससे, -b प्लस f। ये कोष्टक लगा दिए, कोष्टक माने गुणा होता है, और इसमें -f का गुणा किससे होगा, -2f प्लस b से होगा। अब गुणा करते हैं इसको, ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता है, u का b से ub। उसके बाद इसका इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस, u का f से uf। उसके बाद हो गया दोनों। अब इसका इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2f का b से 2fb हो जाएगा, सटा करके इसे रख देते हैं। फिर प्लस 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 ही रहेगा, 2f और f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 2f और f, 2f स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस fb का fb हो जाएगा। तो अब देखिए अगर दोनों बराबर के अगर एक ही तरफ रहता है तो प्लस माइनस वाला कटता है, और बराबर के एक तो इधर है और एक तो इधर है तो समान चिन्ह वाला कटता है, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। अब देखिए ऋण वाला सब इधर ले आते हैं और धन वाला इधर करते हैं। तो ये जो UB है इसको इधर करते हैं, और ये माइनस UF इधर आएगा तो प्लस UF, और ये माइनस FB इधर आएगा तो प्लस 2FB, और ये पहले से माइनस FB है। तो अब UF ऐसे रहेगा, UB भी ऐसे रहेगा, UF भी रहेगा, 2FB में से एक FB जाएगा, FB केवल बचेगा। तो यहाँ से लिखते हैं इसको, ये UB ऐसे रहेगा और UF भी ऐसे रहेगा, और ये 2FB में से एक FB जाएगा, केवल FB बचेगा। अब देखिए इसमें F कॉमन है तो ये हो जाएगा UB बराबर F कॉमन कर लिए तो U प्लस B बचा। उसके बाद में अब क्या करना है, देखिए इसको इसके नीचे करना है, इसको इसके नीचे। यहाँ एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक सब जगह होता है। और ये इससे देखिए F U प्लस B से सटा है तो गुणा माना जाता है, गुणा वाला पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/F बराबर, ये वाला भी सटा था इधर आएगा तो भाग में U प्लस B बटे UB, तो 1/F बराबर ये हो जाएगा, एक बार इसका बटा कर लेंगे, एक बार इसका बटा, U बटा UB प्लस B बटा UB। तो ये U से U कट जाएगा इसमें, और इसमें B से B कट जाएगा। तो यहाँ बचा 1/F, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। यही लाना था, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। अगर इतना करेंगे तो 7 नंबर का आता है, ये पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए पहले चित्र में लिखना कैसे है इसको बताए नहीं थे, देख लीजिए। देखिए चित्र बनाएंगे, उसके बाद नीचे ऐसे लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण तो है, देखिए प्रश्न लिखा है, प्रश्न के बाद ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P है।
इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है, जहाँ से वस्तु के सिरे A से चलने वाली प्रकाश की किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। इतना चीज़ लिखना पड़ेगा, बस उसके बाद और कुछ नहीं। जल्दी से फिर से पढ़ देते हैं एक बार। देखिए, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, फोकस F तथा ध्रुव P है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा है। इसके सिरे A से चलने वाली किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A'-B' बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। इतना करना है। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि देखिए, चित्र में दो दो त्रिभुज लेना है, ये और ये लेना है एक बार, ABC और A'-B', उसके बाद MNF और A'-B', तो पहले ABC लेना है और A'-B' लेना है। इन दोनों को ले करके इसे समरूप दिखाना है। तो समरूप तब दिखाया जाता है जब किसी त्रिभुज में, समरूप तब होता है जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो। तो इसमें दो बराबर था, एक B के पास और यहाँ B' के पास, और ये C वाला शीर्षाभिमुख कोण था। तो यही लिख दिए हैं कि ABC बराबर त्रिभुज, ये दोनों लिए हैं पहले, ABC तथा A'-B' में, ये ABC बराबर था A'-B' में, ये देखिए ABC बराबर था A'-B' के। उसके बाद ये शीर्षाभिमुख वाला कोण, ये वाला, यानी कि ACB बराबर A'-B', ACB बराबर A'-B' शीर्षाभिमुख कोण है। अब अगर ये दो कोण बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, समरूप है। अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसलिए बराबर कर दिए। इसी प्रकार भुजाओं का अनुपात बराबर करने का मतलब होता है कि लंब का बटा ये, लंब का बटा लंब, यानी कि AB का बटा A'-B', और इसमें BC का बटा B'-C'। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज ले लिए, इसको भी समरूप दिखाए, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है, यहाँ पर 90 लिखा है। MNF, ये MNF के पास 90 है। उसके बाद में A'-B', 90 है। और ये शीर्षाभिमुख वाला कोण MFN और A'-B', MFN A'-B', ये शीर्षाभिमुख था। यहाँ समकोण लिखना है और यहाँ शीर्षाभिमुख लिखना है। अगर ये दो कोण फिर से बराबर हो गए तो फिर से ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। और ये